जवाबी शुल्क योजना की घोषणा करने की तैयारी में है। तो मोदी के अमेरिका दौरे के बीच ट्रंप ने दिखाए तल्ख तेवर। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। यूक्रेन रूस युद्ध खत्म होने के आसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से की बात, युद्ध समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र की दो टूक, शेख हसीना के प्रत्यर्पण को बताया हिंदुस्तान बांग्लादेश का द्विपक्षीय मुद्दा, छात्रों ने छोड़ा यूनुस सरकार का साथ। और चलते चलते में देखेंगे बढ़ते वायु प्रदूषण पर बड़े खुलासे को, करोड़ों लोगों की सांसों पर भारी पड़ रही है जहरीली हवा। तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी आखिरकार अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी के बीच हिंदुस्तानी मूल के लोग पहले से ही उनके स्वागत में वहां खड़े थे। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाते हुए सभी का अभिवादन किया। उन्होंने इस स्वागत को लेकर आभार जताते हुए ट्वीट भी किया कि सर्दी के मौसम में गर्मजोशी से स्वागत। ठंड के मौसम के बावजूद वॉशिंगटन डीसी में भारतीय प्रवासियों ने मेरा बहुत ही खास स्वागत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। हम लोगों के लिए बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। अमेरिका पहुंचते ही पीएम मोदी की मुलाकात राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से हुई और आज उनकी मुलाकात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो रही है। वॉशिंगटन डीसी में पीएम मोदी के कार्यक्रम में ट्रंप से मुलाकात, द्विपक्षीय वार्ता, प्रेस वार्ता और डिनर शामिल है। ट्रंप से इस मुलाकात के दौरान दोनों नेता हिंदुस्तान और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी की दिशा तय करेंगे। ट्रेड, निवेश, एनर्जी, डिफेंस और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जानकारों का कहना है कि मोदी के इस दौरे में दोनों देशों के रिश्ते का लेन देन वाला पहलू उभर कर सामने आएगा और ट्रंप तो पहले से ही पूरी सूची तैयार कर बैठे हैं। वहीं पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही ट्रंप ने तमाम देशों पर जवाबी शुल्क लगाने को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो अगले 2 दिनों में उन सभी देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा करेंगे जो अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क लगाते हैं, यानी टैरिफ लगाते हैं। उनका कहना था कि वो कारों, सेमीकंडक्टरों और फार्मास्यूटिकल्स पर अलग अलग टैरिफ लगाने पर भी सोच रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने स्टील पर 25% टैरिफ बहाल करने और एल्यूमिनियम पर टैरिफ को 25% तक बढ़ाने के लिए घोषणा पत्र पर साइन भी कर दिया है, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान के व्यापार पर होगा, क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका को बड़े पैमाने पर इन धातुओं का निर्यात करता है। यानी देखा जाए तो ट्रंप की तरफ से हिंदुस्तान को साफ संकेत दे दिए गए हैं कि अगर इस दौरे में पीएम मोदी ने अमेरिका की किसी भी मांग से इनकार किया तो ट्रंप और भी सख्त रुख इख्तियार कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही हिंदुस्तान ने सार्वजनिक तौर पर यह संकेत भी दिया है कि वो अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है। उन्होंने अमेरिकी तेल भी खरीदने के संकेत दिए हैं। मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही कुछ अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम भी कर दिया गया था, जिसे लेकर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या मोदी ट्रंप के दबाव में है। इस बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच ठन सकती है, क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों हिंदुस्तान के 104 अवैध प्रवासी जंजीरों में जकड़कर देश वापस भेजे गए, उसे लेकर विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया है। विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है कि ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी इस मुद्दे को उठाएं और विरोध दर्ज करवाएं। लेकिन इस पर पीएम मोदी का क्या स्टैंड होता है, यह आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो लगभग 3 साल के बाद आखिरकार ये युद्ध थमने की कगार पर दिख रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों से युद्ध को लेकर चर्चा की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने से पहले ही इस युद्ध को रुकवाने का दावा किया था, लेकिन ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से ट्रंप ने रूस की तरफ झुकाव दिखाया है और यूक्रेन से अब तक के सहयोग के बदले खनिज पदार्थों तक पहुंच की डिमांड रख दी, उसके बाद यूक्रेन ने खुद ही रूस के आगे घुटने टेक दिए और शांति प्रस्ताव भेज दिया, लेकिन अमेरिका से सुरक्षा की गारंटी मिलने की शर्त भी रखी, जिसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से बात की है। इसकी जानकारी देते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक बातचीत की, हमने शांति लाने की कोशिशों के बारे में लंबी बात की। हम अमेरिका के साथ मिलकर रूसी आक्रमण को रोकने और एक स्थायी विश्वसनीय शांति सुनिश्चित करने के लिए अपने अगले कदमों की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मिलकर युद्ध खत्म करने की दिशा में बढ़ने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि ट्रंप ने जेलेंस्की से पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी फोन पर बात की
हालांकि दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन में चल रहे युद्ध, मिडिल ईस्ट के तनाव, एनर्जी, एआई और डॉलर समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी देते हुए ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि अभी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर मेरी एक लंबी और सार्थक बातचीत हुई। हमने यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डॉलर की ताकत और कई अन्य विषयों पर चर्चा की। हम दोनों ने अपने देशों के महान इतिहास और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और रूस की संयुक्त सफलता को याद किया। इस बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। यानी जल्दी ही यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध विराम समझौते को लेकर बात हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये डील सफल रहेगी, क्योंकि जिस तरह से मिडिल ईस्ट में इजरायल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम के बावजूद तनाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कभी भी ये समझौता तोड़ दिया जा सकता है, कभी भी ये समझौता खत्म हो सकता है। ऐसे में क्या रूस और यूक्रेन के बीच समझौता हो पाएगा, इस पर सवाल बने हुए हैं। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना की हिंदुस्तान से प्रत्यर्पण की लगातार मांग कर रही यूनुस सरकार को यूनाइटेड नेशन से बड़ा झटका लगा है। यूएन ने दो टूक कह दिया है कि ये दो देशों के बीच का मुद्दा है और इसे उसी तरह से देखना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश लंबे वक्त से शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हिंदुस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र के जवाब से यूनुस सरकार को तगड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय OHCHR के एशिया प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख रोरी मुंगोवेन ने जेनेवा में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि निष्कर्ष यही है कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए और जो बहुत गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और संभवतः अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, उसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। उधर बांग्लादेश में प्रदर्शनकारी छात्रों ने अब अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। छात्रों ने पार्टी को नूतन बांग्लादेश पार्टी का नाम दिया। सभी छात्र इसके लिए व्यापक स्तर पर योजना बना रहे हैं। माना जा रहा है कि नई पार्टी से छात्र सत्ता पाने की तैयारी में है। छात्र नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र को संस्थागत बनाने के लिए युवाओं और छात्रों की पार्टी की जरूरत है। छात्रों के अपने राजनीतिक पार्टी के ऐलान के बाद अंतरिम सरकार और खालिदा जिया की पार्टी BNP में ठन गई है। पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल रुहुल कबीर रिजवी ने आरोप लगाया कि ये पार्टी खुफिया एजेंसी की निगरानी में बनाई जा रही है। BNP का कहना है कि ये नई पार्टी राजा की पार्टी है, जिसे बनाने में अंतरिम सरकार का हाथ है। नई पार्टी स्वतंत्र होगी या ये सेना की कठपुतली साबित होगी, इस पर भी BNP ने शक जताया है। वहीं इस बीच पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होने की भी संभावना जताई जा रही है। इस बार बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित होने वाला है। ये सम्मेलन 2 से 4 अप्रैल तक होगा। हालांकि इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश बिम्स्टेक का अगला अध्यक्ष बनेगा। ऐसे में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को दोनों देशों के बीच संबंध सुधारने का एक बड़ा मौका माना जा रहा है। अगर इस दौरान पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात होती है तो इससे कूटनीतिक मतभेद कम करने और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। और अब चलते चलते में देखेंगे बढ़ते वायु प्रदूषण पर बड़े खुलासे। तो वायु प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो कई बड़ी बीमारियों की वजह बनती है। वायु प्रदूषण हर उम्र के लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, लेकिन ये समस्या सिर्फ हिंदुस्तान की ही नहीं है, बल्कि इस लिस्ट में कई दूसरे देशों के प्रमुख शहरों का नाम भी शामिल है। हिंदुस्तान की बात करें तो दिल्ली को सबसे प्रदूषित बताया जाता है। यहाँ की हवा जहरीली कही जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली के अलावा ढाका, बैंकॉक, जकार्ता जैसे इन शहरों के लोग हर रोज जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पूरी दुनिया में लगभग 99% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों पर खरी नहीं उतरती। वायु प्रदूषण के कारण हर साल लगभग 70 लाख लोगों की असमय जान चली जाती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि जब आसमान साफ दिखता है तो फिर हवा में प्रदूषण कैसे हो सकता है। इस पर विश्लेषकों का कहना है कि वायु प्रदूषण मुख्य रूप से ईंधन जलाने से पैदा होता है, जैसे कि कोयला, डीजल, पेट्रोल, लकड़ी या कृषि अवशेष जलाना। इस दौरान निकलने वाले बारीक कण फेफड़ों में जाकर गंभीर बीमारियों को जन्म देते हैं। यानी आसमान साफ होने का ये कतई मतलब नहीं है कि प्रदूषण नहीं है। वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि वायु प्रदूषण दुनिया भर में समय से पहले जान जाने का दूसरा सबसे बड़ा कारण है, जो हाई ब्लड प्रेशर के बाद आता है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के मुताबिक वायु प्रदूषण बच्चों के फेफड़ों और मानसिक विकास को प्रभावित करता है। बड़े लोगों में यह अस्थमा, दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जब वायु की गुणवत्ता खराब हो जाए तो हवा चाहे घर के अंदर की हो या बाहर की, हर जगह प्रदूषित हो जाती है। ऐसे में एक सवाल ये भी है कि क्या एयर प्यूरिफायर प्रदूषण को कम कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि ये पूरी तरह से कारगर नहीं है। इनकी सीमाएं हैं, ये छोटे कमरों में ही असरदार साबित होते हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ।